बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 मिठाई वाला। इससे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि अपने दुख दूसरों के साथ बांटने से और दूसरों को खुशी देने से मन को एक अलग ही संतोष प्राप्त होता है ना? चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। उससे पहले आइए कुछ करके सीखें। फेरी वालों के जीवन में किस प्रकार की समस्याएं और उतार चढ़ाव आती हैं, इनको आपको सब लिखना है। करते हैं पाठ की शुरुआत। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाला एक बार ऐसे रोड़ते उसके इसने विसित कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिको को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। चिको आप जानते हो, चिको होती है जो छज्जों पर जो पिन्नी पड़ी है, तो इसे कहते हैं चिको को उठाकर नीचे झांकने लगते हैं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और उठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी को खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, मतलब खुशी हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका दाम क्या है? खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब वे फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सांगर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। क्या आपने देखा है, जब आपकी गली मोहल्ले कॉलोनी में कोई खिलौने वाला आता है तो वह किस तरह शोर मचाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आई। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा छुंदर ले। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैचा छुंदर ले। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? यह तो वही जाने, लेकिन दे गया तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला हो पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसे है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा पहनता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकर प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा। पर भाई, वह एक उस्ताद? प्रतिदिन इस प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक वर्तन स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना।
तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाले भी इस तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता या फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ते हैं, पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोतनी अर्थात पजामा ही ढीला होकर लटक गई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली, अम्बी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को दे ले दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे, बेचने ही तो आई हैं, और अभी है इस समय मेरे पास 1 2 नहीं, पूरी 57। हा हा हा। बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी तो वैसे 3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कहता है देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोला, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2 पैसों में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम में 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। ठीक है? विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मूल्य लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों की झुंड में मूर्लियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मूर्लियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करती, मुरली वाला उसी रंग की मूर्ली निकाल कर दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वहीं देंगे, ये लो, तुमको कैसी नहीं चाहिए? यह नारंगी रखी? अच्छा, वही लो, ले आए पैसे। अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ, फिर जाओ, ओके बार न जाए के 2 अन्नी है। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई ना। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा, तुम भी ये लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का यह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वह स्नेह शक्ति बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थी। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर
आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का सर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, हाँ उसकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की होंठ में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आ गा। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूंगा? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी, जय के तार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं तथा इन गुणों की अतिरिक्त ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर? चपटी, गोल, पहलदार बोलियां है, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देती। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। आए अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लूं, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाई गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी बूढ़ी मोल भाव, अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में कभी पहले भी आए थे? पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आई थी या कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विषमादी भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर थी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोली, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी कहीं नहीं मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं भी चाहता हूँ। सो कैसी, यह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करो, उन्हें आप ही जाने दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अब इतना बताया है, तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई भी और भी ले लोगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटी छोटी 2 बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के कारण घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है दादी। प्राण निकलते नहीं निकले, इसलिए अपनी उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं तो जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा तो यही तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हो। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसुओं से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए।
मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब वो इस बार ये पैसे ना लूंगा। नादी बोली, अरे अरे ना ना ना, अपने पैसे ले जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदु स्वर ने बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आगे बढ़ जाता है। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमें हमेशा मानवता का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा संगीत के महत्व को समझना चाहिए। यदि हमारा संगीत मधुर और मृदुल होता है तो हम उसकी ओर स्वयं ही आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।